हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है प्रतीश श्रीवास्तव और आपका अपने ही चैनल पर स्वागत है क्रैकिंग बीएससी कंटेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग ने इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिस्कस किया था। अगर लोग नहीं देखा तो आप लोग देख लेना, नीचे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट इज रेडियस रेशियो रूल, व्हाट आर लिमिटेशन। मैं इसको आर 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 बोलूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, आप लोग ने इसको तो देखा ही होगा। चलो बात करते हैं व्हाट इज रेडियस रेशियो रूल की। देखो, सिंपल सा टर्म है यहाँ पे। रेडियस रेशियो रूल एक फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स को क्वेश्चन करने के लिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तो सिर्फ फॉर्मूला लिख के काम नहीं चलेगा। तो उसी फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट भी करेंगे। बात कर रहे हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला समझ लेते हैं, बाकी हमें थ्योरी भी अपने आप से थोड़ी समझ आ जाएगी। फॉर्मूला सिर्फ इतना है कि अगर हमें कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है, अब वो चीज है क्या, वो चीज है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी था, और वो था हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स था। उसमें जो लिगेंड्स होते थे, जितने लिगेंड्स होते थे उतने वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता था। या तो मोनोडेंटेट लिगेंड होते थे, बाइडेंटेट होते थे, टेट्राडेंटेट होते थे, हेक्साडेंटेट होते थे, तो ये सब लिगेंड्स होते थे। लेकिन यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर का जो मतलब है वो मतलब है आयन से। किससे मतलब है? आयन से। या तो प्लस चार्ज होगा या तो माइनस चार्ज होगा। सपोज करते हैं कि मेरे पास ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, ठीक है। ये मिलके बन रहा है NaCl, ठीक है। अब इस Na प्लस को बहुत सारे Cl माइनस से ऐसे क्या होगा, इससे सराउंडेड होगा, इसको घेर रखा होगा। और ऐसे ही बहुत सारे Cl माइनस को क्या कहते हैं, बहुत सारे प्लस वालों ने यानी प्लस Na वालों ने इसको क्या होगा, सराउंडेड कर रखा होगा, घेर रखा होगा। तो अब कितने प्लस चार्ज से सराउंडेड है, कितने माइनस चार्ज से सराउंडेड है, वही चीज कैलकुलेट करता है रेडियस रेशियो रूल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ आया। अब इसका हम लोग थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि आप लोग एग्जाम में लिखोगे, देखो एग्जैक्ट ये भी लिख दोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। थोड़ा सा इसको मन से इलैबोरेट करके लिख दोगे तो भी इसमें कोई डाउट नहीं है। रेडियस रेशियो रूल, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टल केमिस्ट्री। क्योंकि Na प्लस Cl माइनस ये सब हम लोग सॉल्ट की बात कर रहे हैं ना। सॉल्ट हमारे क्रिस्टल जैसे दिखते हैं, तो क्रिस्टल केमिस्ट्री के अंदर ही आते हैं। देखो, जितने भी आयंस की बात होती है, आयनिक बॉन्ड्स की बात होती है, ये सब मोस्टली सॉल्ट्स होते हैं। जितने भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो सब क्रिस्टल केमिस्ट्री के अंदर आता है। Used to predict the crystal structure of ionic compounds based on the relative size of their constituent ions। भाई जाहिर सी बात है, साइज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। It works by comparing the ratio of cation and anion। अगर प्लस आर है तो केटायन, माइनस आर है तो एनायन। फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। फॉर्मलेस रेडियस रेशियो इसको इस तरह रो से भी इसको डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, प्लस आर अपॉन में माइनस आर। अगर आप लोग को फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो, आप लोग वो दे दे, क्या न्यूमेरिकल दे दे, तो कैसे करोगे। आप लोग को एग्जाम में वो प्लस आर माइनस आर की वो वैल्यू उसने दे रखी होगी। और बात करते हैं, रेडियस रेशियो रूल हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग आयंस ऑफ अ कैटायन इन एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। Different crystal structures have characteristic ranges for stable radius ratio। तो यहाँ तक सभी को अच्छा समझ आ गया। अब आगे कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो 2 3 4 5 मतलब सॉरी 2 3 4 6 8 और 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को अगर ये मैंने 8 और 12 एक्स्ट्रा लिख दिया है, मतलब बीएससी हम लोग पढ़ रहे हैं तो बीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया। अगर 6 बात करें तो ये हमारा जो चैप्टर है ना सॉलिड स्टेट, उसमें भी है ये। खैर वहां तक अगर आप लोग यहीं तक याद कर सकते हो तो आप लोग यहाँ तक भी याद कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब बात कैसे करते हैं, देखो दो के लिए एक ऐसा कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ लीनियर जैसा है तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर हो गया। 3 के लिए ये ऐसा बनेगा तो ट्राइंगुलर प्लेनर हो गया, तो ट्राइंगुलर प्लेनर हो गया। ट्राइंगुलर प्लेनर का बच्चों मतलब होता है इस तरह, देखो जैसे आप लोग को ये दिख रहा होगा, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर। मतलब कहने का है एक प्लेन में ही हो उसको बोलते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर। जैसे आप लोगों ने कभी अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा हो स्क्वायर प्लेनर, तो ये एक प्लेन बेस्ड स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं। और को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल किस तरह होता है, इस तरह होता है, इस तरह टेट्राहेड्रल होता है। और 6 के लिए हम लोग ऑक्टाहेड्रल का यूज करते हैं। तो अगर आप लोग को यहाँ से क्रिस्टल स्ट्रक्चर के नेम याद हो गए होंगे, वो ठीक है। अब बात करते हैं ये जो आर आर है इसको कैसे याद करेंगे। देखो इसको मैं ऐसे याद करता हूँ कि एक प्लेयर है जो पहले 0 रन की पारी खेलता है, फिर 155 रन की पारी खेलता है, फिर 225 और फिर 414 रन की पारी खेलता है। यहाँ तक आप लोग को याद हो जाएगा ना। तो 0 से 155, 155 से 225,
225 से 414, 414 से जाएंगे हम लोग 700। यहाँ तक क्लियर है? मतलब बस खाली जो चीज इधर चल रही है वही चीज उठा के इधर लिख देंगे, लेकिन उसके लिए हमें इधर वाले याद होने चाहिए पहले, इसीलिए मैंने आप लोग को कहते हैं एक प्लेयर है वो ऐसे खेलता है, ऐसे खेलता है, ऐसे खेलता है। सभी को अच्छा समझ आया? तो इससे हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा और अपनी आइडिया याद करने का। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे उसने कहा था बच्चों कि व्हाट आर लिमिटेशंस, लिमिटेशन बताओ। चलो लिमिटेशन भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से यहाँ पे। लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि आयन एज अ हार्ड स्फीयर की बात करें, जबकि आयंस हैव अ क्रिस्टल मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट आर डिफॉर्म एंड पोलराइज्ड, दिस डेविएशन परफेक्टली स्फेरिकल शेप कैन अफेक्ट द एक्चुअली पैकिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन आयन क्रिस्टल। मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर ये हार्ड स्फीयर है तो दूसरा वाला इसके पास डिफॉर्म क्यों हो रहा है, मतलब इसके पास दूसरा वाला क्यों खिंचा चला आ रहा है। अब ऐसे अब अगर ये जो शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, देखो यही तो हमारा पजान रूल है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान हो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब क्या होते रहते हैं, ये सब शेयर होते रहते हैं। प्लस वाला चार्ज इतना ज्यादा होता है, ये सब आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो यानी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यानी यहाँ पे कुछ आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग भी शो कर रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ रहा हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी शो रही है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि आयन, एक तो हार्ड शेयर की बात हो रही है और दूसरा यहाँ पे सिर्फ आयनिक 100% नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी है। जैसे यहाँ पे द रूल एज्यूम्स प्योरली आयनिक बॉन्डिंग बट मेनली कंपाउंड एग्जिबिट्स पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। मल्टीपल क्रिस्टल की बात करें, अब जरूर सी बात थोड़ी ना कि भाई हमने सिर्फ Na प्लस की बात किया, अगर वहां पे Mg2 प्लस आ गया, Al3 प्लस आ गया, तब क्या करोगे? ये भी सब कुछ इसके लिमिटेशंस थे। खैर कोई बात नहीं, अब बात करते हैं हम लोग स्क्रीन पजान सूत्र। आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, आप लोग ऐसे ही एग्जाम में लिख सकते हो तो आप लोग को बहुत ज्यादा मार्क्स, बहुत ज्यादा क्या जितने हैं उसमें फुल मिल सकते हैं। बात करते हैं एक्सप्लेन फजांस रूल की। देखो फजांस रूल सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ फजांस रूल वी कैन फाइंड कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, वी कैन फाइंड कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे कह रहा है कोई भी जो हमारा बॉन्ड है वो ना 100% आयनिक है ना 100% कोवेलेंट है। देखो मैंने जितनी लैंग्वेज इजी करने की कोशिश करी थी मैं उतनी लैंग्वेज में आप लोग के लिए इजी किया है। आप लोग को बस खाली इसको समझ के ही आप लोग लिख सकते हो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग कितना के भी देखो, उसकी बहुत कुछ होता रहती है। जेडबीसी वाले जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, मैथ वाले मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, तो इसीलिए यहाँ पे बात करते हैं ईच बॉन्ड हैज सम आयनिक कैरेक्टर इनटू इट एंड कोवेलेंट। ठीक है, पजांस रूल की बात करते हैं। पजांस रूल होता क्यों है? ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है बच्चों उसके पास जो प्लस चार्ज है वो बहुत ज्यादा है। एक बात बताना खुद ही, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है और ये रहा प्लस चार्ज, लेकिन उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये होता क्या है, ये प्लस चार्ज इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तरफ खिंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या होते हैं, थोड़ा सा खिंच जाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह, ये जो क्लाउड है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस तरह थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये सारे के सारे इसकी तरफ खींचने लगते हैं और जो प्लस चार्ज होता है वैसे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ खींच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, शेयर वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये बस वही चीज यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शेयर हो रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। हम यहाँ पे एक बात ध्यान देते हैं, जेड इफेक्टिव ऑफ कैटायन, इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इस तरह, due to which sharing of electron cloud take place and hence covalent character develop। थोड़ा सा डायग्राम फॉर्म में देख लेते हैं जो मैं आप लोग को ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे इसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, इसको पोलराइजिंग पावर, जिसके पास पोलराइजिंग पावर होगी वो अपनी तरफ खींचेगा और जो पोलराइज होगा वो खींचा चलाएगा। तो प्लस वाले के चार्ज के पास पोलराइजिंग पावर यानी पीपी बहुत ज्यादा होगा, तो एनायन को उतनी ही स्पीड से अपनी तरफ क्या कर पाएगा, खींच पाएगा। तो इसलिए देखो इस तरह पूरा डिफॉर्म आप लोग ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। तो ऐसा पोलराइज हो रहा है ये, और ये पोलराइजेशन मतलब पोलराइजिंग पावर को शो कर रहा है। एनायन इसकी तरफ डिफॉर्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि कैटायन है, हाई जेड इफेक्टिव है, तो मोर अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। ठीक है, मोर पोलराइजिंग पावर, मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट्स टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, पोलराइजेशन की बात करें, डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, वही सब जो ऊपर था वही सब नीचे। फॉर्मूला की बात करें तो ये फॉर्मूला इसलिए कि मान लो आपको उसने क्वेश्चन दे दिया कि
कौन सा मतलब कौन सा केटायन सबसे तेज अपनी तरफ डिफॉर्म करेगा, जो जिसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। ये पहचाने कैसे? चार्ज ऑफ आयन से, जितना ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव उतना ज्यादा। इसका मतलब जैसे Na प्लस है, Mg है और Al है, Al3 प्लस हो गया, Mg2 प्लस हो गया, तो सबसे तेज कौन करेगा? फिर ये क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है? आयन का ज्यादा है, इसीलिए तो सबसे तेज Al3 प्लस करेगा, फिर Mg2 प्लस, फिर Na प्लस। साइज ऑफ आयन, जितना ज्यादा साइज कम होता जाएगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन पावर जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसलिए। अब बात कर रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा सा बीएससी में है, तो थोड़ा सा बीएससी वाला फॉर्मूला भी देख लेंगे। हाउ टू कैलकुलेट 100% ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो 16 डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज आएगा, प्लस 3.5 डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग को ये वैल्यूज दी होंगी, आप लोग सिंपली इजीली पुटअप करेंगे, आप लोग को आंसर मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट में। यहाँ पे डिफेक्ट बात कर रहा है, लैटिस डिफेक्ट, एक्सप्लेन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट विद एग्जांपल। ठीक है, देखो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अब एग्जाम में इतना ही पूछा, आप लोग भी इतना ही देखिए, पहले मैं स्टोकियोमेट्रिक को ही डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि डिफेक्ट्स की बात क्या कर रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग ने लिया शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है, लेकिन मैं पहले शॉर्ट की डिफेक्ट को लेकर समझा रहा हूँ। शॉर्ट की डिफेक्ट का मतलब ये है कि मेरे पास कोई एल्कलाइटिस स्ट्रक्चर्स है, मेरे पास ये सब क्या है? एक लैटिस स्ट्रक्चर्स है। अब इसमें क्या होता है, ये अपनी पोजीशन खाली हो जाती है। इसको मैं जैसे यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट एग्जांपल से यहाँ से समझाता हूँ, एक मिनट। ये रहा जैसे शॉर्ट, ठीक है। देखो डिफेक्ट मतलब ये आता है, कोई भी एक लैटिस स्ट्रक्चर में या तो कोई एक पॉजिटिव कैटायन या तो एक निगेटिव एनायन अपनी सही तरीके से वर्क ना कर रहा हो। जैसे यहाँ पे देखो एक परफेक्ट ऑर्डर चल रहा था, यहाँ पे परफेक्ट ऑर्डर, परफेक्ट परफेक्ट ये सब परफेक्ट ऑर्डर चल रहा है, लेकिन यहाँ से देखो एक माइनस चार्ज गायब हो गया। और फिर देखो परफेक्ट ऑर्डर चल रहा था, परफेक्ट ऑर्डर चल रहा था, देखो यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। तो जो अपनी स्पेस, जो वैकेंट स्पेस हो जाती है, जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की हो जाती है, तब एक डिफेक्ट आता है। हालांकि हम उसको बोल रहे हैं क्या? शॉर्ट की डिफेक्ट, लेकिन वो एक डिफेक्ट आता है। तो ये इस तरह एक डिफेक्ट शो करता है। फ्रैंकल भी डिफेक्ट एक डिफेक्ट होता है। कैसा होता है वो? उसमें अपनी एक कोई भी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अपनी एक पोजीशन छोड़ के वो दूसरी इंटरस्टिशियल साइट्स में कवर हो जाता है, यानी दूसरी जगह चला जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के डिफेक्ट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारे सिलेबस में भी और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, तो हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। सभी को अच्छे समझ आए? और चलो बात करते हैं व्हाट इज लैटिस डिफेक्ट। लैटिस डिफेक्ट आपको समझ आ गया ना, किसी भी एक लैटिस स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आना। Ideal crystals characterized by a perfectly repeating arrangement of atom or ions throughout exist only in theory। जाहिर सी बात है, जो हम लोग ने एक स्ट्रक्चर देखा है वो एक थ्योरी के फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि इसका स्ट्रक्चर क्या ऐसे ही होता है, पूरा थ्योरी के फॉर्म में पढ़ते हैं। और वो सब लोग एक आइडियल क्रिस्टल से, यानी परफेक्ट क्रिस्टल है। कैसे वो परफेक्ट क्रिस्टल क्यों? क्योंकि वो एक के बाद एक अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे हैं। प्लस है फिर माइनस है, फिर प्लस है फिर माइनस है, फिर प्लस है फिर माइनस है, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लस आ रहा फिर माइनस आ रहा, तो ऐसे ही अपनी प्रॉपर्टीज को परफेक्टली रिपीटेड कर रहे हैं। तो उसको हम लोग बोल रहे हैं आइडियल क्रिस्टल। एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे होता है। मोस्ट आयनिक क्रिस्टल्स exhibit this well ordered structure with each lattice point occupied by its designated constituent ions। मतलब अगर कोई टेम्परेचर हम लोग नहीं इंक्रीज कर रहे तो वो लोग अपना परफेक्ट स्ट्रक्चर शो करेंगे। लेकिन अगर हाउएवर अगर टेम्परेचर हम लोग ने इंक्रीज कर दिया, तो जो थर्मल एनर्जी, यानी जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना, जो हीट दी हम लोग ने, उसके वाइब्रेशन से आयंस जो हो गए वो डिस्टर्ब हो गए थोड़ा सा, और उनका जो आइडियल अरेंजमेंट था वो थोड़ा सा डिफॉर्म, यानी थोड़ा सा चेंज हो गया, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसीज के फॉर्म में। या वैकेंसीज के फॉर्म में किस मतलब? एम्प्टी लैटिस साइट्स हो सकती है, या जो जगह खाली हो गई, शॉर्ट की डिफेक्ट प्लस माइनस, या फिर डिसऑर्डरिंग द क्रिस्टल लैटिस हो गया, यानी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चला गया, ऑर्डर उसका बिगड़ गया। दीज इम्परफेक्शंस आर कॉल्ड लैटिस डिफेक्ट्स। सभी को अच्छा समझ आए? कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं? लैटिस डिफेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, दो पार्ट्स में होता है, एक स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, बात कर रहे हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। These compounds where the ratio of different atom or ions present in exactly as indicated by chemical formula। मतलब जो एक ही टाइप के कैटायन से और जो एक ही टाइप के एनायन से फॉर्मेशन जिनका होता है, वही हमारे कहलाते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। मतलब उसमें सिर्फ एक ही टाइप का पॉजिटिव चार्ज, एक ही टाइप का नेगेटिव चार्ज, उनका रेशियो बराबर होना चाहिए, वही हमारे कहलाते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट।
एज द टेम्परेचर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द थर्मल वाइब्रेशन ऑफ आयंस इन लैटिस साइट इंक्रीजेस हो जाता है, जिससे क्या होता है वाइब्रेशन। भाई हम लोग ने छोटी क्लास में पढ़ा था ना, छोटी क्लास यानी 12th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर स्टेट में चला जाता है और फिर वो अपनी एनर्जी को लूज करते हुए नीचे आता है। लेकिन कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी यानी टेम्परेचर की एनर्जी लेके वो जंप करके एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मतलब एनर्जी गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे बात करते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर आयन बिकम्स लार्ज एनर्ज एंड जंप आउट क्रिएटिंग अ वैकेंसी। अब एक अपनी जगह से छोड़ के चला गया तो वैकेंसी वो खाली हो गई। तो क्यों खाली हो गई? क्योंकि उसने एक थर्मल एनर्जी क्रिएट की। यहाँ पे बात कर रहे हैं द डिफेक्ट विच डिपेंड ऑन टेम्परेचर आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। जो टेम्परेचर पे डिफेक्ट करते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट मेंटेन द क्रिस्टल्स ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स की बात करें वो क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो कंडक्ट कर रहे हैं। अब ये टू टाइप्स के, एक होता है शॉर्टकट इफेक्ट और एक होता है फ्रैंकल इफेक्ट। शॉर्टकट इफेक्ट भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया, फ्रैंकल इफेक्ट भी डिस्कस कर लिया, उसकी थ्योरी एक बार देख लेते हैं। occurs primarily in highly in ionic compounds। सिर्फ किस में हो रहा है? आयनिक कंपाउंड्स में हो रहा है, जो कि स्मॉल आयंस की बात कर रहे हैं। लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? 6 और 8। जैसे हमारा NaCl इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 आता है और 8 आता है। ये हम लोग रेडियस रेशियो रूल से कैलकुलेट करते हैं। दिस डिफेक्ट इन्वॉल्व द साइमल्टेनियसली क्रिएशन ऑफ अ कैटायन वैकेंसी एंड अ एनायन वैकेंसी इन अ क्रिस्टल दैट इज ओवरऑल न्यूट्रलिटी। यानी अगर एक पॉजिटिव जाएगा तो दूसरा नेगेटिव भी जाएगा न्यूट्रलिटी बराबर करने के लिए। जैसे यहाँ से देखो एक नेगेटिव चला गया और यहाँ से एक पॉजिटिव चला गया। बात कर रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। फ्रैंकल डिफेक्ट एज अ टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल। They occurs when an ion, typically a smaller cation, leaves its regular lattice site and occupies an interstitial position within the crystal, creating a vacancy at its original location। मतलब कहने का है वो जो पॉजिटिव स्मॉल कैटायन होगा वो अपनी जगह छोड़ के एक इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करेगा, जो कि एक डिफेक्ट की तरह शो करेगा, और वो हमारा कौन सा क्या आएगा? फ्रैंकल डिफेक्ट। उसके फॉर्मूले क्या है? ZnS AgCl AgBr और Ag। सभी को अच्छे समझा है? क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, इसीलिए मैं आप लोग को दो दो क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि एक एक क्वेश्चन भी अगर लेंथी हो रहा है तो आप लोग आराम से समझ सकते हैं। हम बात करते हैं डिफाइन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, इसकी बात कर। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा पार्शियल डिफरेंस की तरह शो करता है। मतलब कैसे? यहाँ पे मान लेते हैं जैसे यहाँ पे Na+ है और यहाँ पे F- है। ये सबसे ज्यादा एग्जांपल लेते हैं, सबसे इजी जो बच्चों को सबसे इजी समझ आता है, एक H+ और Cl-। यहाँ पे H+ जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस तरह ये रहा और इस तरह। यहाँ पे क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। क्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो बन जाता है H+ और Cl-। ये जो H+ शो कर रहा है ये सब Cl- की वजह से शो कर रहा है, क्योंकि उसका भी उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया है, इसीलिए उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव और उसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। सभी को समझ? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव की द पावर ऑफ एन आयन टू पुल इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स केटायन। यहाँ पे बात करते हैं कैसे? The tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electrons toward itself is called electronegativity। ठीक है, इन सिंपलर टर्म्स की बात करें तो एटम पुल टू पावर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोजर। कोई भी डाउट है यहाँ तक? नहीं ना? चलो अब आगे बात करते हैं। अब हमसे कह रहा था इसके व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो चलो वो भी फैक्टर्स भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। इसके जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं बच्चों, देखो अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लोग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आए, आयनाइजेशन पोटेंशियल आए, कुछ भी आए, हमें उससे मतलब ही नहीं। हम सिर्फ क्या देखेंगे? एटॉमिक साइज को। हम सिर्फ किसको देखेंगे? एटॉमिक साइज को देखेंगे, क्योंकि एटॉमिक साइज के सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है और ऊपर से नीचे आते वक्त इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे आते वक्त क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज के सब कुछ क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इधर डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगा, और ऊपर से नीचे आते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज। कोई भी डाउट आता है? नहीं, सिर्फ मेटेलिक कैरेक्टर को छोड़ के। तो हायर जेड सिग्निफाइज मोर प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस।
leading to a stronger attraction from electron by its increased positive charge। तो एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है यानी लेफ्ट टू राइट, अगर एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो वो अपनी तरफ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। इसीलिए फ्लोरीन जो होता है ना बच्चों, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसका साइज मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा बना दिया है। उसका साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन सारे सारे उसकी तरफ बहुत आसानी से खिंच जाते हैं। इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स 3.9 या फिर हम लोग 4 बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें उसके एटॉमिक साइज के ऊपर। अब जाहिर सी बात है, साइज बड़ा हो गया, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो साइज बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए तो उतना पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए एटॉमिक साइज यानी ऊपर से नीचे आते वक्त टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसीलिए मैंने कहा था सिर्फ एटॉमिक साइज को पकड़ लो यार, सब कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन में और क्या कह रहा था हमसे देख लेते हैं। कह रहा है डिस्कस द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अरे जाहिर सी बात है ना, मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन एटॉमिक साइज को पकड़ लो, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा था। ऊपर से नीचे आते वक्त साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज। अमाउंट ऑफ, बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को उसके न्यूक्लियस में, वो सॉरी मतलब उसके ऑर्बिट में भेजने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई भी डाउट यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज while converting a neutral gaseous isolated atom into its negatively charged gaseous ion by addition of electron। तो ये रहा एक कोई सब्सटेंस, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो इस तरह होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वेरिएशन की बात करें, लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इंक्रीज होगा, और ऊपर से नीचे आते वक्त क्या क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन एक बात है यहाँ पे, एक बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कभी भी परफेक्टली रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करता है along a period or a group because number of exceptions। ये हम लोग पी ब्लॉक जो चैप्टर ना उसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों करता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेप्शन शो करता है। यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद हम लोग सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था? देखो मैं फिर कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल सिर्फ एटॉमिक साइज को पकड़ के चलो, दैट्स इट। कह रहा है डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और चलो वो भी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। पहली जो थ्योरी थी वो किसकी थी? पाउलिंग स्केल। और जो दूसरी थी हमारी वो थे मोलिकन थे। कौन थे? हाँ, मोलिकन। देखो 5 मार्क्स का आंसर है, फिर भी काफी लेंदी हो गया वो, सॉरी 15 मार्क्स का। तो आप लोग इसको अगर ये सब लिख पाना तो सब लिख भी लिख लेना, कोई इशू नहीं है। मैं चाहूंगा ही आप लोग अच्छे से अच्छे नोट्स लिखो, तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि बीएससी जो होते हैं वो बच्चे बहुत ज्यादा फेल हो जाते हैं, और फेल होने से पता है क्या होता है यार? 2300 रुपए 2400 रुपए एक ही पेपर की बैक आती है। तो यार जब इतनी फीस पे करके इतना ज्यादा फिर दोबारा पे कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल पेपर इसलिए रहता है क्योंकि इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं। अगर मान लो 10 में से 5 करने हैं, ठीक है, उसमें से 3 क्वेश्चन रिपीटेड हो गए, अरे भाई अपनी तो लॉटरी लग गई ना यार। और क्या चाहिए? 3 मार्क्स यानी 45 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है द वाइडली यूज स्केल assign numerical value to elements based on their ability to attract electron in a covalent bond। It helps establish the relation between electronegativity and bond polarity। अभी सब समझाते हैं। इट प्रोवाइड अ रिलेटिव एंड डायमेंशनल लेस वैल्यू। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारी एक डायमेंशनल लेस वैल्यू। द फॉलोइंग स्केल इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑन बॉन्ड एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज रिलेटेड टू द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके फॉर्मूला जो कैलकुलेट करने के लिए वो है, the following scale use the following formula to calculate the difference in electronegativity and two atoms A and B। इसका ये रहा फॉर्मूला। अब पाउलिंग स्केल बेसिकली है क्या? हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ चुके हैं, ठीक है। पाउलिंग स्केल सिर्फ इतना है, उसने कहा हम अगर किसी भी चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग पता कर रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग ए बी मॉलिक्यूल की पता कर रहे हैं, तो हम लोग को पहले ए और ए मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, तभी वो बी से मिल पाएगा। तो जो एनर्जी दे रहे हैं वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। फिर हम लोग को बी बी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी।
फिर उससे जो हम लोग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे वो ए बी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे हम लोग उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करेंगे कि कौन सा एटम ज्यादा मतलब ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, तो कौन सा एटम जो है कम अट्रैक्ट कर सकता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई थी पाउलिंग स्केल ने। उन्होंने दो उसका डिफरेंस लिया था, लेकिन मॉडुलस फॉर्म में लिया था। ये कोई एक एलिमेंट एक्स ए है माइनस एलिमेंट एक्स बी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेसोसिएशन एनर्जी यानी बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी भी हम लोग लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। ए बी का लिया, फिर उन्होंने डेसोसिएशन एनर्जी लिया ए और बी की, लेकिन उसका एवरेज किया डिवाइड बाय 2, तो उसका ये इन्होंने फॉर्म ले लिया। भाई देखो मुश्किल लगा नहीं ना, ए का जो डेसोसिएशन एनर्जी, बी की जो डेसोसिएशन एनर्जी, उसका एवरेज कर दिया, उसी को ऊपर थ्योरी में लिख दिया। फिर उससे माइनस किया, किससे, उन दोनों के मॉलिक्यूल को ऐड करके, जो कि हमें ऊपर लिख दिया। और उसका हम लोग ने एक मॉडुलस फॉर्म में एक एनर्जी देख ली है, जो कि हमारे पास ये था। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग अब बात करेंगे मोलिक्यूल की। अच्छा, असाइनिंग एक बार थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की उन्होंने असाइन कैसे किया था। सिंस द फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पाउलिंग arbitrarily assign an electronegative value of 2.1 to hydrogen, then use the formula to calculate the electronegativity of other elements related to hydrogen। उन्होंने ऐसे असाइन किया था, एक एज्यूम किया था। उन्होंने मान लिया था कि हाइड्रोजन सबसे कम है, तो उसकी मान लेता हूँ मैं 2.1। उन्होंने हाइड्रोजन की जो क्या ले लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 ले ली, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने सबको असाइन कर दिया। तो ये भी एक थ्योरेटिकली एक असाइनिंग एजम्पशन ही कॉन्सेप्ट था, तो इसीलिए इतना ज्यादा वो सब इंपॉर्टेंट सारे जिंदगी में तो है ही नहीं है। जो पेपर में है किसी तरह लिख के खत्म करो, अच्छे मार्क्स गेन करो, बस यही आप लोग का भी मोटो होना चाहिए। बात करते हैं मोलिकुलर स्केल की। हाँ, लेकिन जिनको पीएचडी करना है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएचडी का मतलब एमएससी करना है, तो उनको नेट क्वालिफाई करना, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो यहाँ से न्यूमेरिकल देता है यार। यहाँ पे बात करते हैं मोलिकुलर स्केल की। मोलिकुलर स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट एस मोलिकन डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब इनका सबसे ज्यादा सिंपल था। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हम उसको ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज कराने पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है आयनाइजेशन एनर्जी, हम उसको ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन कराने में जो एनर्जी रिलीज हो रही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लूज कराने में जो एनर्जी रिलीज हो रही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उल्टा बोल दिया क्या यार, एक सेकंड वापस हो वापस हो वापस हो, इधर उधर नहीं, वापस हो। इलेक्ट्रॉन गेन कराने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लूज कराने में जो एनर्जी रिलीज हो रही आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी। दोनों का सम कर दिया, हमको मिल गया क्या, मोलिकन स्केल का फॉर्मूला। बस वही चीज है, मोलिकन स्केल और कुछ नहीं पता, इनका सबसे इजी फॉर्मूला था। अच्छा, एक कोई एल्फोर्ड एक और है, उनको मैंने ले लिया। मैंने कहा यार 15 मार्क्स का आंसर है, दो आप लोग थ्योरी पढ़ लो, बस वही काफी, इसके अलावा हमें कहीं और जाना भी नहीं है। अब आप लोग का काम इतना है, हम लोग ने वन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये सब हम लोग ने पढ़ लिया। बस आप लोग का काम इतना है कि इसको अच्छे से करना, अच्छे से पढ़ना, मार्क्स अच्छे से लाना। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ। बाय बाय।